हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल ज्ञान में। मैं विक्रम सिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में लेसन 2, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। जैसा कि आपको सबको पता है कि भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ चुनाव होने थे। सब चीज़ें तैयार थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसके कारण चुनाव समय पर नहीं हो पाए। जैसे कि विभाजन था एक बड़ी बात, और लोगों को और भी अंदाज़ा कुछ अंदेशे थे कि भारत लोकतंत्र नहीं चल पाएगा, कई तरह की समस्याएं हैं। तो ये सारी बातें उस वक्त थी। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना हमने करने की कोशिश करी, और आज़ादी के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का किस प्रकार से दबदबा था, और तीसरा उसी कांग्रेस पार्टी में से किस प्रकार से जो विरोधी दल थे, विपक्षी दल थे, उनका उदय हुआ। तो आज हम इस लेसन के बैकग्राउंड के तौर पर सिर्फ करेंगे कि भारत की आज़ादी और उसके बाद पहला चुनाव या उस पहले चुनाव में किस प्रकार के नतीजे हमारे सामने आए। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे सामने कुछ मुख्य चुनौतियों के रूप में 2-3 बातें हमारे सामने थी, जो हमने पहले भी इससे पहले लेसन में कर चुकी। पहला हमारे सामने चुनौती थी राष्ट्र निर्माण करना। देश के अंदर जो देशी रियासतें थी उन सबको एक साथ मिला के लाना, उसके बाद जो राज्य थे उनकी अंदर की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उनको भी स्वायत्तता देना या उनको अपनी शक्तियां देना। दूसरा तो था इसमें लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना का मतलब ये है कि लोगों का इस व्यवस्था में विश्वास दिलाना कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था है। और तीसरा इसमें आ जाता है लोकतंत्र में विश्वास बहाली। लोगों का लोकतंत्र में विश्वास पैदा करना कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था है। तो इन सब बातों को देखते हुए 3 चुनौतियां मेरे हिसाब से उस वक्त हमारे देश के नेताओं के सामने रही होंगी। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो इस प्रकार की चुनौतियों की चपेट में देश आ गया, और कुछ उस वक्त जो हमारे साथ देश आज़ाद हुए थे उन्होंने इन चुनौतियों को ज़्यादा गंभीरता से लिया, और उन्होंने कहा कि भाई हम इन चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते। और इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहल है, जो दूसरे देशों की बात है, और लोकतंत्र अपनाने के मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण से अलोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई, और जब एक बार अलोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो फिर उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी के आधार पर कई देशों में धीरे धीरे सेना ने बागडोर संभाल ली, जैसे कि पाकिस्तान ने शुरू में जैसे भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो भारत में लोकतंत्र के जो लोकतंत्र के बारे में जो लोग बोलने वाले थे वो ज़्यादा थे, पाकिस्तान में इतने लोग नहीं थे, तो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया और सेना ने कमान संभाल ली। इसी तरह से बांग्लादेश में हुआ, इसी तरह से श्रीलंका में हुआ था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में इस व्यवस्था को अपनाया गया। अब यहाँ देखिए, हमारे नेताओं ने लोकतंत्र को एक राजनीतिक चुनौती के तौर पर नहीं लिया, बल्कि हमारे नेताओं ने इसको समस्या के समाधान के तौर पर लिया कि अगर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है तो लोकतांत्रिक तरीके से ही किया जा सकता है। और हमने फिर इन बातों का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया कि हम नियमों और कानूनों पर समाज को चलाएंगे।
कायदे कानूनों पर अमल करेंगे, जिससे हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस बात पर जोर दिया गया। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच कुछ चीज़ें ऐसी हमें करनी थी कि लोग इसमें विश्वास जता सकें। तो इसके बाद लोकतंत्र के लिए सबसे पहले हमें चुनाव करवाने होते हैं, और चुनाव करवाने के लिए एक संस्था की ज़रूरत होती है, और भारत में वह संस्था थी चुनाव आयोग। ठीक है, भारत में वह संस्था चुनाव आयोग थी। तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 324 में कहा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा, जिसका काम होगा चुनाव करवाना, जिसका काम होगा चुनाव करवाना। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य यह था। तो 1950 में चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया। जनवरी 1950 में 1 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो हम कहेंगे सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। अब चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। अब चुनाव आयोग के सामने कई समस्याएं थी। पहला तो देश का आकार बहुत बड़ा था, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना बड़ा मुश्किल हो गया था। दूसरा, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, मतलब पूरे के पूरे भारत को कई भागों में बांटना था, इस तरह से ताकि चुनाव के लिए भूमि तैयार की जा सके। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में एक ही चुनाव हो जाएगा। उस वक्त हमारे जो सीटें थी उन सब पर कितने लोग लड़ेंगे, फिर लोकसभा के चुनाव थे, फिर राज्यसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव थे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करना था और भारत को चुनाव क्षेत्रों में बांटना था। मतदाता सूची तैयार करना था। अब तक तो भारत सरकार के पास अपने लोगों की सारी जानकारी भी नहीं थी कि भारत में कितने लोग हैं, कितनी उम्र के लोग हैं, उनमें से कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। आज तक भारत सरकार के पास वो जानकारी नहीं थी। 1950 में ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी। तो इन सब लोगों की जानकारी इकट्ठा करना, उनको मतदाता सूची में डालना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सब कामों में समय तो लगने वाला था। मतदाताओं सूचियों, इन सब कामों में जब समय लगा और जब इन मतदाता सूचियों का पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो उसमें पाया कि 40 लाख महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने अपना असली नाम ही नहीं लिखवाया। असली नाम की जगह क्या लिखवाया? उसमें लिखवाया फलाने की बेटी, फलाने की बहू या फलाने की बीवी। असली नाम औरतों का था ही नहीं। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इस तरह से तो कोई भी वोट डाल जाएगा और फिर लोकतंत्र कैसे कायम होगा। इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि इन सब का पूर्वावलोकन किया जाएगा, दोबारा जांच की जाएगी और अगर ऐसी प्रविष्टियां हटानी पड़े तो हम हटाएंगे। इसलिए भारत में इस चुनाव की प्रक्रिया में कुछ समय लगा। 1950 से 1952 तक हम चुनाव नहीं करवा पाए, सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखते हैं। और अब इतने बड़े चुनाव प्रक्रिया का कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। इसमें एक पत्रकार थे, हिंदुस्तानी संपादक, जिन्होंने कहा यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। और ऑर्गेनाइजर एक पत्रिका थी जिसके लेखकों ने नेहरू जी को लिखा कि नेहरू जी ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और अपने जीवन में ही देख लेंगे और पछताएंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक असफलता है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है?
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सारी भूमि पर, सार्व का मतलब सारी, भूमि का मतलब भूमि पर, सारी भूमि पर सबको मत देने का अधिकार दे देना को हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। इसमें एक शर्त इसमें ये रखी जाती है, एक हमने इसमें एक आयु की शर्त रखी कि इस पर्टिकुलर आयु के लोग ही वोट डाल पाएंगे। अब ये भी बात जायज़ है कि आप किसी भी 5, 7, 10 साल के बच्चे को नहीं कह सकते कि ये वोट डालने का अधिकारी होगा। तो ये उन्होंने कहा कि जब आज तक दुनिया में किसी ने भी इस तरह से सबको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था, इंग्लैंड में भी यह अधिकार नहीं था, फ्रांस में भी था, यूरोप के देशों में भी यह अधिकार नहीं था, इसलिए ये कहा गया कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इस बीच हमने 1952 में आम चुनाव करवाए, भारत का इसको हम पहला आम चुनाव कहते हैं 1952 का। तो और इसमें जो नतीजे निकल कर सामने आए वो इतने स्पष्ट थे कि जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे उनको भी इन चुनावी नतीजों की प्रशंसा करनी पड़ी, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भी उन्होंने पक्ष लिया कि भारत इस काम को करने में कामयाब हुआ है। यह दुनिया का सबसे पहला चुनाव था लोकतांत्रिक तरीके से जहां पर इतने लोगों ने एक साथ अपने मत का प्रयोग किया है। देखिए 1952 का चुनाव दुनिया में लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, और इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, बिना किसी भेदभाव के इसमें सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे पहले 3 चुनाव थे। पहले 3 चुनाव जो हमारे थे उनमें कांग्रेस का प्रभुत्व। देखिए हमारा पहला चुनाव 1952 से 1957, दूसरा 1957 से 1962 और तीसरा 1962 से 1987। इन तीन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। इसके कई कारण थे, इसको कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के इसमें कई कारण थे। पहला सबसे बड़ा कारण इसमें यह था कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त भारत की एकमात्र पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ था। और उसके बाद दूसरा कारण ये था, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको नोट करवाऊं, पहला कारण कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास ऐसा है कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। दूसरा कारण, कांग्रेस जो है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी। कांग्रेस सभी वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए भी इन 3 चुनावों में कांग्रेस ने ही लगातार जीत हासिल करी। तीसरा, लोकप्रिय राजनेता कांग्रेस के पास थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत अच्छे राजनेता उस वक्त के माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा जो है, विरोधी दल जो थे उस वक्त के वो कांग्रेस से ही निकले थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो विरोधी दल थे जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस को नहीं हमें वोट दो, उनके पास कोई ज़्यादा सा विकल्प नहीं था यह बताने के लिए कि हम कांग्रेस से किस प्रकार अलग हैं। उनकी और नीतियों में और कांग्रेस की नीतियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, तो इसलिए लोगों ने कांग्रेस को वोट डालना प्रेफर किया, ना कि विरोधी दलों को या दूसरे लोगों को। तीसरा इसमें आ जाता है दल बदल का एक दल बदल। तो जो विरोधी दल में चले गए थे कुछ नेता,
वो बेसिकली तो कांग्रेस के ही नेता थे। अब इस कांग्रेस को छोड़ जाने के कारण उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन पर बहुत असर पड़ा और लोगों ने उनको नहीं मंजूर किया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लोगों की आस्था तब भी कांग्रेस में थी, ना कि उन व्यक्तिगत राजनेताओं में। इसलिए भी एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर यह बनता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें इन तीनों चुनावों में जीतने को मिली थी। देखिए ये एक मैप है जिसमें ये बताया गया कि पहले आम चुनाव में लोकसभा में 489 सीटें थी, जिनमें से देखिए कांग्रेस को जो है वो 364 सीटें मिली और उसके बाद दूसरी पार्टियों को इस तरह से सीटें मिली। दूसरे आम चुनाव में 1957 में 494 टोटल सीटें थी, जिनमें से 311 कांग्रेस को मिली और तीसरे आम चुनाव 1962 में 494 सीटों में से 361 सीटें कांग्रेस को मिली। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये पूरा इंडिया का मैप इसमें ये है बताता है कि लगभग पूरे भारत में एक आध जगह को छोड़ के, जैसे केरल है, केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी, तो इन जगहों को छोड़ के इन पहले 3 आम चुनाव में आप हर जगह कांग्रेस का प्रभुत्व देखते हैं। किन कारणों से? ये कारण जो मैंने आपको यहाँ बताए। पहला, कांग्रेस का इतिहास इस बात के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विरोधी दल कांग्रेस से ही निकले हुए थे और एक दल बदल, तो इस कारण से कांग्रेस जीत के इतने परचम लहरा रही थी। इस बीच सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कहीं चुनौती मिली तो वो केरल में मिली थी। केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में 1952 में तो वो भी नहीं बनी थी, लेकिन 1957 में पहली सरकार बनी थी कांग्रेस की, गैर कांग्रेसी सरकार। और इसमें एक बात और यहाँ सोचने वाली है, ये गैर कांग्रेसी सरकार पूरे विश्व में पहली बार कोई कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आई थी, पहली बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पहले 3 आम चुनावों में किस प्रकार से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा। अब इसमें एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि भारत में किसको जीत मिलती है। मान लो ये चुनाव क्षेत्र है, इसमें 4 सदस्य खड़े हैं, इन 4 सदस्यों में से कौन आदमी जीतेगा? इनमें से वही आदमी जीतेगा जिसने सर्वाधिक वोट पा लिए हों। ठीक है, सर्वाधिक का मतलब इन चारों में से सबसे ज़्यादा वोट किसने पा लिए? मान लो यहाँ 100 वोट डलने हैं, फर्स्ट कैंडिडेट को 25 मिले, सेकंड को 30 मिले, थर्ड को 20 मिले और फोर्थ को यहाँ 32 कर लो, फोर्थ को आप मान लो कह दिया हमने 18 मिले। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ कौन जीतेगा? 32 वाला जीतेगा, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करे हैं। तो भारत में ये सिस्टम अपनाया जाता है जीतने वाला। तो ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। तो इस कारण कांग्रेस को ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई। यहाँ पर 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो